नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में पुदुचेरी में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी करेंगे जारी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में बयान। कहा, भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए किया मजबूर। रक्षा मंत्री ने बताया कि इस घटना में किसी भी भारतीय सैनिक को गंभीर चोट नहीं। चीन के साथ कूटनीतिक स्तर पर उठाया गया मुद्दा। तवांग में चीनी सैनिकों को खदेड़ने के मुद्दे पर संसद में विपक्ष का हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही रही बाधित। प्रश्नकाल में हंगामे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के रवैये को लताड़ा। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले 1 करोड़ 35 लाख रुपए पर भी से उठाए सवाल। भारत की अध्यक्षता में G20 की 2 महत्वपूर्ण बैठकें मुंबई और बेंगलुरु में जारी। मुंबई में विकास कार्य समूह की बैठक को संबोधित करते हुए G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, भारत की अध्यक्षता का कार्यकाल समावेशी और कार्रवाई उन्मुख होगा। बेंगलुरु में वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की हो रही है बैठक। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष समेत तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सपूतों को संसद भवन में दी श्रद्धांजलि। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने कहा, 13 दिसंबर 2001 को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे भयानक दिन के रूप में किया जाएगा याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पठेरिया हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में राजा पठेरिया को उनके निवास पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोमवार को पन्ना के पवई थाने में पठेरिया के खिलाफ एफआईआर की गई थी दर्ज। अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में भारत की अध्यक्षता में चल रहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की करेंगे अध्यक्षता। एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। साथ ही शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए एक मैत्री समूह की भी करेंगे शुरुआत। और फीफा विश्व कप में एक्शन रोमांच भरे सेमीफाइनल मुकाबलों की आज देर रात से होगी शुरुआत। पहले सेमीफाइनल मैच में कप्तान मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना की टीम की लूका मॉड्रिक की क्रोएशिया से होगी भिड़ंत। दोनों टीमें फाइनल में पहुंचने के लिए करेंगी जद्दोजहद। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुदुचेरी में कंबन कलाई। तो चलिए इस कार्यक्रम के सीधे लाइव प्रसारण पर चलते हैं। So we will have this short film after the Honorable Prime Minister's address is over. Now we are waiting for the Honorable Prime Minister to join. The Honorable Prime Minister has joined us for this function. Now I request the Honorable Union Minister for Culture and Tourism to come and make his welcome remarks. Respected Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Honorable Lieutenant Governor Puducherry Srimati Tamilisai Soundararajan ji, Honorable Governor Tamil Nadu Sri N. Ravi ji, Honorable Chief Minister Puducherry Sri N. Rangaswamy ji, Ministers of Puducherry government, Sri
Aurobindo Society executive members, Kaushal Sharma ji, Jagannath ji, all other dignitaries, officers of Puducherry, followers of Aurobindo, friends from media, Ellavarku Vanakkam. Friends, I will welcome one and all to be here on the 150th birth anniversary of great Indian philosopher and spiritual leader of Sri Aurobindo ji. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, our country is celebrating Azad Ka Amrit Mahotsav. As a part of Azad Ka Amrit Mahotsav, we honor and commemorate the contributions of great spiritual gurus such as Adi Shankaracharya, Swami Ramanujacharya, Guru Govind Singh, and so many other gurus, sadhus, santus, freedom fighters, and unsung heroes of Indian independence movement. Especially spiritual gurus, they dedicated their lives towards creating nations, that is culturally, spiritually, and intellectually. While remembering these individuals, one such name that echoes in the hearts of Indian globally is that Sri Aurobindo. Aurobindo teachings and philosophy have inspired the government in many ways. This will have indeed made Sri Aurobindo proud. Our Prime Minister Narendra Modi ji, while addressing the nation from Red Fort on the years of Independence Day celebrations, 15th August, encouraged us to follow Sri Aurobindo's mantra of Swadesh se Swaraj, Swaraj se Swaraj. Through this event today, we remember Aurobindo's teaching and preserve his philosophy. His teachings are motivation to all, especially youth of this country and global. I once again like to thank you for all being part of this event today, especially Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Thank you once again. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai. Now, the 5 dreams of Sri Aurobindo will be recited by Sri Alok Pandey. वंदे मातरम। श्री अरविंद के 5 स्वप्न। 15 अगस्त 1947 स्वाधीन भारत का जन्मदिन है। यह दिन भारत के लिए पुराने युग की समाप्ति और नए युग का प्रारंभ सूचित करता है, परंतु हम एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में अपने जीवन और कार्यों के द्वारा इसे ऐसा महत्वपूर्ण दिन भी बना सकते हैं जो संपूर्ण जगत के लिए, सारी मानव जाति के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक भविष्य के लिए नवयुग लाने वाला सिद्ध हो। इन स्वप्नों में पहला था एक क्रांतिकारी आंदोलन जो स्वाधीन और एक भारत को जन्म देगा। भारत आज स्वाधीन हो गया है, पर उसने एकता नहीं प्राप्त की। यह आशा करनी चाहिए कि इस विभाजन को पत्थर की लकीर नहीं मान लिया जाएगा और इसे एक अस्थायी उपाय से बढ़कर और कुछ न माना जाएगा। चाहे किसी भी उपाय से हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, विभाजन अवश्य हटना चाहिए, एकता अवश्य स्थापित होनी चाहिए और स्थापित होगी ही, क्योंकि भारत के भविष्य की महानता के लिए यह आवश्यक है। दूसरा स्वप्न था एशिया का पुनरुत्थान तथा स्वतंत्र और मानव सभ्यता की उन्नति के कार्य में एशिया का जो महान स्थान पहले था, उसी स्थान पर उसका लौट जाना, उसमें भारत को अपनी भूमिका निभानी है। तीसरा स्वप्न था एक विश्व संघ जो समस्त मानव जाति के लिए एक सुंदरतर, उज्जवलतर और महत्तर जीवन का बाहरी आधार निर्मित करे
मानव संसार का यह एकीकरण प्रगति के पथ पर है। एकीकरण प्रकृति की आवश्यकता है, अनिवार्य गति है। इसकी आवश्यकता राष्ट्रों के लिए भी स्पष्ट है, क्योंकि इसके बिना छोटे छोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता किसी भी क्षण खतरे में रह सकती है और बड़े तथा शक्तिशाली राष्ट्रों का भी जीवन असुरक्षित हो सकता है। इसलिए इस एकीकरण में ही सबका हित है। चौथा स्वप्न, संसार को भारत का आध्यात्मिक दान जो पहले से ही प्रारंभ हो चुका है। भारत की आध्यात्मिकता यूरोप और अमेरिका में नित्य बढ़ती हुई मात्रा में प्रवेश कर रही है। यह आंदोलन बढ़ेगा। वर्तमान काल की विपदाओं के बीच अधिकाधिक लोगों की आंखें आशा के साथ भारत की ओर मुड़ रही हैं और न केवल उसकी शिक्षाओं का, अपितु उसकी अंतरात्मिक और आध्यात्मिक साधना का भी उत्तरोत्तर आश्रय लिया जा रहा है। अंतिम स्वप्न था क्रम विकास में अगला कदम, जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा और उन समस्याओं का हल करना आरंभ कर देगा। इन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से विस्मित कर रखा है जब से उसने व्यक्तिगत पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना प्रारंभ किया था। यहां भी यदि इस विकास को घटित होना है तो चूंकि यह आत्मा और आंतर चेतना की अभिवृद्धि द्वारा ही होगा, इसका प्रारंभ भारतवर्ष ही कर सकता है। और यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। ये हैं वे भाव और भावनाएं जिनको मैं भारतीय स्वाधीनता की स्थिति के साथ संबंध करता हूं। क्या ये आशाएं ठीक सिद्ध होंगी या कहां तक सिद्ध होंगी, यह बात नए और स्वाधीन भारत पर निर्भर करती है। श्री अरविंद। जय हिंद। Now a cultural program on the theme of India and her future will be performed by the devotees of Sri Aurobindo. In the whole creation, the earth has a place of distinction because, unlike any other planet, it is evolutionary with a psychic entity as its center. In it, India in particular is a divinely chosen country.
युग युग लांछित तामसमर्त्य ज्योतिर्दायिनी माता युग युग लांछित तामसमर्त्य ज्योतिर्दायिनी माता भारत माता प्रणौमि भारत माता प्रणौमि भारत माता प्रणौमि भारत माता God always keeps for himself a chosen country in which the higher knowledge is, through all chances and dangers, by the few or the many, continually preserved. And for the present, in this Chatu Yuga at least, that country is India. यस्मिन् देशे भगवद्गीता यस्मिन् देशे भगवद्गीता स्वयं भगवतो मुखान्निःसृता यद्देशीया धूलिं नीत्वा गौरवान्वित्य भगवद्गीता यत्र राजपुत्र सन्यासी प्राबोधयच्छनीते यस्यां भूम्यां तरुणतापस प्राचार्यश्च सोऽहं धर्मः तद्भारतं मदीया माता कथं ननु भवेत् कृपास्पदं सा ज्ञानधर्ममोर्जननी माता ज्ञानधर्मयोस्त्वमेव दात्री. From the spiritual point of view, India is the foremost country in the world. Her mission is to set the example of spirituality. True spirituality is not to renounce life, but to make life perfect with the divine perfection. This is what India must show to the world now. सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भवेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते
the dawn would soon be complete and the sun rise over the horizon. The sun of India's destiny would rise and fill all India with its light and overflow India and overflow Asia and overflow the world. Every hour, every moment could only bring them nearer to the brightness of the day that God had decreed. O India, land of light and spiritual knowledge, wake up to your true mission in the world. Show the way to union and harmony. Now I request the Honorable Chief Minister of Puducherry, Sri N. Rangasamy, to come on to the stage and to address the gathering. எனது அன்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் பெருமக்களே, விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற எனது அன்பிற்குரிய மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் அவர்களே, அன்பிற்குரிய மாண்புமிகு புதுச்சேரியின் துணைநிலை ஆளுநர் அவர்களே, விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அன்பிற்குரிய ஸ்ரீ அரவிந்தோ ஆசிரமத்தினுடைய மரியாதைக்குரிய நிர்வாகிகளே, புதுச்சேரி அரசின் செயலர்களே மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகளே, எனது அன்புக்குரிய மாண்புமிகு சட்டப்பேரவை தலைவர் அவர்களே மற்றும் அமைச்சர் பெருமக்களே, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, அன்புக்குரிய பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரர்களே, ஸ்ரீ அரவிந்தர் அவருடைய அபிமானிகளே, சீடர்களே, எனது இனிய நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் உங்களுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸ்ரீ அரவிந்தர் அவருடைய 150வது பிறந்த நாளை ஒட்டி வெளியிடப்பட இருக்கின்ற நாணயம் மற்றும் தபால் தலையினுடைய வெளியீட்டு விழாவிலே கலந்து கொள்ள மிகுந்த மகிழ்ச்சி. நமது மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் புதுவைக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற விதத்தில் ஸ்ரீ அரபிந்தோ அவருடைய நாணயம் மற்றும் தபால் தலையை வெளியிடுவது என்பது நமக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற ஒன்றாகும். ஸ்ரீ அரவிந்தோ அவருடைய 150வது ஆண்டு விழா அதனுடைய உயர்மட்ட குழுவுடைய கூட்டத்தில் நமது அரசின் சார்பாக
நாம் வைத்த கோரிக்கையை ஏற்று நாணயம் மற்றும் தபால் தலை வெளியிடுவது எங்களுக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற ஒன்றாகும். அதற்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் மத்திய அரசுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்முடைய புதுச்சேரி ஒரு சிறிய மாநிலமாக இருந்தாலும் சிறந்த மாநிலம், ஆன்மீக பூமி, பல மாநிலம், பல ஞானி மாநிலம், வாழ்ந்த மாநிலம், வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மாநிலம். இந்த மாநிலத்திற்கு ஸ்ரீ அரவிந்தோ அவர்கள் வருகை தந்த பொழுது மகாகவி பாரதியார் அவர்கள் இங்கே அவரை வரவேற்று தங்க வைத்தார்கள். இந்த ஆன்மீக பூமியில் தங்கிய பிறகு ஸ்ரீ அரவிந்தோ அவர்கள் பெரிய ஆன்மீக குருவாக உயர்ந்திருக்கின்றார், நிலைத்திருக்கின்றார் என்பது பெரிய உண்மையாகும். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட பூமி நம்முடைய புதுச்சேரி பூமி, சித்தர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ஆன்மீக பூமி. இன்று உலக அரங்கில் நம்முடைய நாடு சிறந்து விளங்குகின்ற ஒரு நாடாக, உயர்ந்த நாடாக வரும் என்று எண்ணியவர்கள் எண்ணியதை வெளிப்படுத்தியவர்கள். ஏனென்று சொன்னால், பொதுவாக சித்தர்கள் ஞானிகள் அவர்கள் எண்ணியது வருங்காலத்தில் எதிர்காலத்தில் எப்படி இருக்கும் என்பதை எண்ணி உரைப்பது அப்படியே நடக்கக்கூடிய ஒன்றாகும். அதனுடைய அடிப்படையில் நம்முடைய ஸ்ரீ அரவிந்தோ அவர்கள் எண்ணியவாறு நம்முடைய நாடு தலை சிறந்த நாடாக உலகில் விளங்கும் என்று எண்ணிய எண்ணம் இன்று ஈடேறி வருகின்றது. அதனால்தான் நம்முடைய நாடு உலக அளவில் இன்று தலை நிமிர்ந்து விளங்குகின்ற ஒரு நாடாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. உலகத்தை ஒருங்கிணைக்கின்ற ஒரு நாடாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அது மிக யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று சொல்வோம். இந்த உலகம் ஒரே உலகம், ஒரே எதிர்காலம், ஒரே நாடு, ஒரே மக்கள் என்ற தத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற நிலையில் இன்று நமது மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் G20 மாநாட்டில் தலைமை ஏற்று இதை வலியுறுத்தி இருக்கின்றார், இந்த கருத்தை வலியுறுத்தி இருக்கின்றார். அதற்கு அவருடைய ஆன்மீக பலம், அவருடைய எண்ணம், ஆன்மீக பலம் இருந்தால் நாடு உயரும், உலகம் உயரும். ஆன்மீக பலத்தால், தெய்வத்தின் பலத்தால் மட்டுமே மனிதன் சிறந்து வாழ முடியும், உயர்ந்ததாக வளர முடியும் என்ற தத்துவத்தை நம்முடைய சித்தர்கள் வலியுறுத்தி இருக்கின்றார்கள், ஞானிகள் வலியுறுத்தி இருக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட பெரும் ஞானி மகான் சித்தர் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய ஸ்ரீ அரவிந்தோ அவர்கள் இன்று இங்கே தங்கி, புதுச்சேரியில் தங்கி அவர்கள் வாழ்ந்தது என்பது இன்று நம்முடைய புதுச்சேரி மாநிலத்தை உலக அளவில் எண்ணி பார்க்கின்ற, நிமிர்ந்து நின்று பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கின்றது சொன்னால் அது மிகையாகாது. என்று சொன்னால் இன்று உலகத்திலிருந்து பல இடங்களில் இருந்து இங்கே வருகின்றார்கள் சொன்னால் அரவிந்தர் ஆசிரமத்திற்கு செல்லாமல் இருக்க மாட்டார்கள். நம்முடைய சுற்றுலாவை மேம்படுத்துகின்ற நிலையில் நம்முடைய அரவிந்த் ஆசிரமம் இங்கே புதுச்சேரியில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதற்கு காரணம் ஆன்மீக குரு ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஆவார்கள். அவர்கள் எண்ணியவாறு ஒரு நகரத்தை நிர்மாணிக்க வேண்டும், உலகத்தில் உள்ள அனைவரும் வந்து போகின்ற ஒரு நகரத்தை நிர்மாணிக்க வேண்டும் என்று எண்ணி ஆரோவில் நகரத்தை நிர்மாணித்தார்கள். அப்படி நிர்மாணித்தது ஆரோவில் நகரம். இன்று நம்முடைய புதுச்சேரி மற்றும் தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்க்கின்ற நிலையில் நீங்கள் அமைந்திருக்கின்றது சொன்னால் அது மிகையாகாது. நம்முடைய ஸ்ரீ அரவிந்தோ அவருடைய இந்த 150வது ஆண்டு விழாவில் நமக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற நிலையில் நமது மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் அவர்கள் நாணயம் மற்றும் தபால் தலை வெளியிடுவது என்பது நமக்கெல்லாம் பெருமை சேர்க்கின்ற ஒன்று. அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொண்டு ஆன்மீக பலத்தில் மட்டுமே நாடு உயரும் என்று கூறி வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். I request the Honorable Union Minister, Honorable Governor Tamil Nadu, Honorable Lieutenant Governor Puducherry, Honorable Chief Minister, Sri Selva Kumar, Chief Postmaster General, Srimati Jayanti Ravi, Secretary, Auroville Foundation, and Sri Raju, Chief Secretary, to come on to the stage to display the commemorative stamp and the
coin after they are released by the Honorable Prime Minister. Yes. That's fine. The fine is released. Okay. Start coming. Yes. Yes. Now the Honorable Prime Minister of India will deliver the special and inspirational address. नमस्कार। श्री अरबिंदो की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस पुण्य अवसर पर मैं सभी देशवासियों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। श्री अरबिंदो का 150वां जन्म वर्ष पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उनकी प्रेरणाओं को, उनके विचारों को हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए देश ने इस पूरे साल को
विशेष रूप से मनाने का संकल्प लिया था। इसके लिए एक विशेष उच्च स्तरीय कमेटी गठन की गई थी। संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में तमाम अलग अलग कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इसी क्रम में पुडुचेरी की धरती पर, जो कि महर्षि की अपनी तपोस्थली भी रही है, आज राष्ट्र उन्हें एक और कृतज्ञ श्रद्धांजलि दे रहा है। आज श्री अरबिंदो के ऊपर एक स्मृति कॉइन और पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज किया गया है। मुझे विश्वास है कि श्री अरबिंदो का जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र के ये प्रयास हमारे संकल्पों को एक नई ऊर्जा देंगे, नई ताकत देंगे। साथियों, इतिहास में कई बार एक ही कालखंड में कई अद्भुत घटनाएं एक साथ होती हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें केवल एक संयोग मान लिया जाता है। मैं मानता हूं, जब इस तरह के संयोग बनते हैं तो उनके पीछे कोई न कोई योग शक्ति काम करती है। योग शक्ति यानी एक सामूहिक शक्ति, सबको जोड़ने वाली शक्ति। आप देखिए, भारत के इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आजादी का भाव भी सशक्त किया है और आत्मा को भी पुनर्जीवन दिया। इनमें से 3 श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ऐसे महापुरुष हैं जिनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं एक ही समय में घटी। इन घटनाओं से इन महापुरुषों का जीवन भी बदला और राष्ट्र जीवन में भी बड़े परिवर्तन आए। 1893 में 14 वर्ष बाद श्री अरबिंदो इंग्लैंड से भारत लौटे। 1893 में ही स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में अपने विख्यात भाषण के लिए अमेरिका गए और इसी साल गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, जहां से उनकी महात्मा गांधी बनने की यात्रा शुरू हुई और आगे चलकर देश को आजादी महानायक मिला। भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर हमारा भारत एक साथ ऐसे ही अनेकों संयोगों का साक्षी बन रहा है। आज जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, अमृतकाल की हमारी यात्रा शुरू हो रही है, उसी समय हम श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती मना रहे हैं। इसी कालखंड में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती जैसे अवसरों के साक्षी भी बने हैं। जब प्रेरणा और कर्तव्य, मोटिवेशन और एक्शन एक साथ मिल जाते हैं तो असंभव लक्ष्य भी अवश्यंभावी हो जाता है। आजादी के अमृत काल में आज देश की सफलताएं, देश की उपलब्धियां
और सबका प्रयास का संकल्प इस बात का प्रमाण है। साथियों, श्री अरबिंदो का जीवन एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब है। उनका जन्म बंगाल में हुआ था, लेकिन वो बंगाली, गुजराती, मराठी, हिंदी और संस्कृत समेत कई भाषाओं के जानकार थे। उनका जन्म भले ही बंगाल में हुआ था, लेकिन अपना ज्यादातर जीवन उन्होंने गुजरात और पुडुचेरी में बिताया। वे जहां भी गए वहां अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप छोड़ी। आज आप देश के किसी भी हिस्से में जाएंगे, महर्षि अरबिंदो के आश्रम, उनके अनुयायी, उनके प्रशंसक हर जगह मिलेंगे। उन्होंने हमें दिखाया कि जब हम हमारी संस्कृति को जान लेते हैं, जीने लगते हैं, तो हमारी विविधता हमारे जीवन का सहज उत्सव बन जाती है। साथियों, ये आजादी के अमृतकाल के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इससे उत्तम प्रोत्साहन क्या हो सकता है। कुछ दिनों पहले ही मैं काशी गया था। वहां काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला। यह अद्भुत आयोजन है। भारत कैसे अपनी परंपरा और संस्कृति के माध्यम से कैसे अटूट है, अटल है, ये हमें उस उत्सव में देखने को मिला। आज का युवा क्या सोचता है, ये काशी तमिल संगमम में देखने को मिला। आज पूरे देश का युवा भाषा भूषा के आधार पर भेद करने वाली राजनीति को पीछे छोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र नीति से प्रेरित है। आज जब हम श्री अरबिंदो को याद कर रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब हमें काशी तमिल संगमम की भावना का विस्तार करना होगा। साथियों, महर्षि अरबिंदो के जीवन को अगर हम करीब से देखेंगे तो उसमें हमें भारत की आत्मा और भारत की विकास यात्रा के मौलिक दर्शन होते हैं। अरबिंदो ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके जीवन में आधुनिक शोध भी था, राजनैतिक प्रतिरोध भी था और ब्रह्मबोध भी था। उनकी पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड के बेहतर से बेहतर संस्थानों में हुई। उन्हें उस दौर का सबसे आधुनिक माहौल मिला था, ग्लोबल एक्सपोजर मिला था। उन्होंने खुद भी आधुनिकता को उतने ही खुले मन से अंगीकार किया। लेकिन वही अरबिंदो देश लौट कर आते हैं तो अंग्रेजी हुकूमत के प्रतिरोध के नायक बन जाते हैं। उन्होंने देश की आजादी के लिए स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे उन शुरुआती स्वतंत्रता सेनानियों में से थे जिन्होंने खुलकर पूर्ण स्वराज की बात की। कांग्रेस की अंग्रेज परस्त नीतियों की खुलकर आलोचना की। उन्होंने कहा था, अगर हम अपने राष्ट्र का पुनर्निर्माण चाहते हैं तो हमें रोते हुए बच्चे की तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट के आगे गिड़गिड़ाना बंद करना होगा। बंगाल विभाजन के समय अरबिंदो ने युवाओं को रिक्रूट किया और नारा दिया, नो कॉम्प्रोमाइज,
कोई समझौता नहीं। उन्होंने भवानी मंदिर नाम से पैम्फलेट छपवाए, निराशा से घिरे लोगों को सांस्कृतिक राष्ट्र के दर्शन करवाए। ऐसी वैचारिक स्पष्टता, ऐसी सांस्कृतिक दृढ़ता और ये राष्ट्रभक्ति, इसलिए उस दौर के महान स्वतंत्र सेनानी श्री अरबिंदो को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। नेताजी सुभाष जैसे क्रांतिकारी उन्हें अपने संकल्पों की प्रेरणा मानते थे। वहीं दूसरी ओर जब आप उनके जीवन की बौद्धिक और आध्यात्मिक गहराई को देखेंगे तो आपको उतना ही गंभीर और मनस्वी ऋषि नजर आएंगे। वे आत्मा और परमात्मा जैसे गहरे विषयों पर प्रवचन करते थे, ब्रह्म तत्व और उपनिषदों की व्याख्या करते थे। उन्होंने जीव और ईश के दर्शन में समाज सेवा का सूत्र जोड़ा। नर से लेकर नारायण तक की यात्रा कैसे की जा सकती है, ये आप श्री अरबिंदो के शब्दों से बड़ी सहजता से सीख सकते हैं। यही तो भारत का संपूर्ण चरित्र है, जिसमें अर्थ और काम का भौतिक सामर्थ्य भी है, जिसमें धर्म यानी कर्तव्य का अद्भुत समर्पण भी है और मोक्ष यानी आध्यात्म का ब्रह्मबोध भी है। इसलिए आज अमृतकाल में जब देश एक बार फिर अपने पुनर्निर्माण के लिए आगे बढ़ रहा है, तो यही समग्रता हमारे पंच प्राणों में झलकती है। आज हम एक विकसित भारत बनाने के लिए सभी आधुनिक विचारों को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्वीकार और अंगीकार कर रहे हैं। हम बिना किसी समझौते के, बिना किसी दैन्य भाव के इंडिया फर्स्ट के मंत्र को सामने रखकर काम कर रहे हैं। और साथ ही आज हम हमारी विरासत को, हमारी पहचान को भी उतने ही गर्व से दुनिया के सामने रख रहे हैं। भाइयों और बहनों, महर्षि अरबिंदो का जीवन हमें भारत की एक और ताकत का बोध कराता है। देश की ये ताकत, आजादी का ये प्राण और वही गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। महर्षि अरबिंदो के पिता शुरुआत में अंग्रेजी प्रभाव में उन्हें भारत और भारत की संस्कृति से पूरी तरह दूर रखना चाहते थे। वे भारत से हजारों मील दूर अंग्रेजी माहौल में देश से पूरी तरह से कटे रहे। लेकिन जब वो भारत लौटे, जब वह जेल में गीता के संपर्क में आए, तो वही अरबिंदो भारतीय संस्कृति की सबसे बुलंद आवाज बनकर निकले। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। रामायण, महाभारत और उपनिषदों से लेकर कालिदास, भवभूति और भर्तृहरि तक के ग्रंथों को ट्रांसलेट किया। जिन अरबिंदो को खुद युवावस्था में भारतीयता से दूर रखा गया था, लोग अब उनके विचारों में भारत को देखने लगे। यही भारत और भारतीयता की असली ताकत है। उसे कोई कितना भी मिटाने की कोशिश क्यों न कर ले, उसे हमारे भीतर से निकालने की कोशिश क्यों न कर सके। भारत वे अमर बीज है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा दब सकता है, थोड़ा मुरझा सकता है, लेकिन वो मर नहीं सकता। वो अजय है, अजरा अमर है, क्योंकि भारत मानव सभ्यता का सबसे परिष्कृत विचार है, मानवता का सबसे स्वाभाविक स्वर है।
ये महर्षि अरविंदो के समय में भी अमर था और ये आज भी आजादी के अमृत काल में भी अमर है। आज भारत का युवा अपने सांस्कृतिक स्वाभिमान के साथ भारत की जयघोष कर रहा है। दुनिया में आज भीषण चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों में समाधान में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए महर्षि अरविंदो से प्रेरणा लेकर हमें खुद को तैयार करना है। सबका प्रयास से विकसित भारत का निर्माण करना है। एक बार फिर महर्षि अरविंदो को नमन करते हुए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम का जो आयोजन था उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस वक्त संबोधित कर रहे थे। कई अहम बातें प्रधानमंत्री ने इस मौके पर की। प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो के सम्मान में डाक टिकट और स्मारक सिक्का सबसे पहले जारी किया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के जीवन में एक समय में एक साथ कई महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव आए, कई घटनाएं हुई, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह से प्रेरणा और कर्तव्य एक साथ जब मिल जाते हैं तब सब कुछ जो असंभव है वो भी संभव हो सकता है। ये बात प्रधानमंत्री ने कही। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इस वक्त जो काशी में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युवा सीधे तौर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत इसकी नीति से प्रेरित है और वो कुछ और नहीं बल्कि इसके तहत देश किस तरह से आगे बढ़े इस पर काम कर रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि काशी तमिल संगमम की भावना जो है उसका विस्तार और ज्यादा होने की जरूरत है इस वक्त देश में। साथ ही प्रधानमंत्री ने इंडिया फर्स्ट इस नारे को किस तरह से देश में बिना किसी डर के इस मंत्र को चलाया जा रहा है उसका भी जिक्र किया। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में कही जिसमें कि देश भर से श्री अरबिंदो के तमाम जो अनुयायी हैं वो भी शामिल हुए। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा सीधे नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, कई अहम बातें प्रधानमंत्री ने कही, कुछ आप विस्तार से बताएं। देखिए रीमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का श्री अरबिंदो की जो लेगेसी रही है उसको हाईलाइट करना। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक जो की एरिया रहा है, फोकस एरिया इस बात पर रहा है कि हमारे देश में जिन फ्रीडम फाइटर्स ने या जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है नेशन बिल्डिंग के लिए, आजादी की लड़ाई के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, तो उनकी जो गाथा है, जो यंगस्टर्स जो उनसे सीख सकते हैं वो कहीं खो ना जाए इतिहास के पन्नों के अंदर। इसीलिए कैसे उसको मॉडर्निटी के साथ में बाहर लेकर के आया जा सके, इस पटल पर रखा जा सके। इस समय पर आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। ऐसे में श्री अरबिंदो की जो 150वीं जो जन्म जयंती है इसको किस तरह से कोइंसाइड हो रही है और कैसे जो देश का युवा है ऐसी जो फ्रीडम फाइटर्स है, फिलोसोफर्स हैं, उनसे सीख सके। आज प्राइमरीली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जितनी भी जो आप देखिए जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, चाहे वो आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर लीजिए, वहां पर आपको श्री अरबिंदो की झलक देखने को मिलती है। श्री सुभाष चंद्र बोस की बात निकल करके आती है, उनकी जो लेगेसी है वो कहीं ना कहीं आपको आती हुई दिखाई देती है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं उसमें सरदार पटेल की झलक साफ तौर पर देखने को मिलती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसी वजह से इन तमाम जो बड़े लीडर्स हैं इनको ट्रू ट्रिब्यूट किया है। आप चाहे चौरी चौरा इवेंट की बात कर लीजिए, जो उत्तर प्रदेश की जो कहानी है, वहां पर कैसे लोग इस घटना को, इस इवेंट को समझ सके, इसलिए देखिए पूरे
एक तरह से म्यूजियम वहां पर बनाया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस को ट्रू ट्रिब्यूट दिया जा सके, इसलिए रेड फोर्ट पर देखिए उनका म्यूजियम बनाया गया। सरदार पटेल की दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मूर्ति जो सरदार साहिब के जो ट्रू ट्रिब्यूट उनको कहा जा सकता है, दिया गया। और इसी तरह से देखिए महात्मा गांधी हो या जो अन्य जो लीडर्स रहे हैं, वो कैसे यंगस्टर्स आज के हैं वो अपनी हिस्ट्री से सीख सके, क्योंकि कहा जाता है कि जो अपने इतिहास को नहीं जानते वो एक तरह से इतिहास बना भी नहीं पाते हैं। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फोकस इसी बात पर रहा है कि श्री अरबिंदो ने जिस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्राइमरी इस जो 15 अगस्त में जो पांच जो बातें बताई थी वो कैसे कोइंसाइड करती है उनकी बातें श्री अरबिंदो के साथ में, कि कैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, इक्विटेबल सोसाइटी का गठन किया जा सके, कैसे पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। और जो बात अरबिंदो ने कही थी वो हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अप्रोच में भी देखा कि कैसे कोविड महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया गया ताकि गरीबी कहीं ना कहीं हावी ना हो सके, गरीबी की वजह से जो दोहरी मार पड़ती है वो इन लोगों को ना पड़े। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव की वजह से देखिए कि आज जो इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट बताते हैं कि हम लोगों ने जो पॉवर्टी जो एलिवेशन की हम बात करते हैं, पॉवर्टी में से गरीबों को एक तरह से निकाला गया है। ये भारत की एक बहुत बड़ी एक तरह से बात निकल करके आती है मल्टीलैटरल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिहाज से। तो ये अरबिंदो की लेगेसी है, सरदार पटेल की लेगेसी है, सुभाष चंद्र बोस की लेगेसी है, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आगे लेकर के जा रहे हैं। और अब जब 2047 के अंदर भारत को जो विकसित भारत बनाने की बात चल रही है, जो अब भारत जब 2047 में अपने 100 साल पूरे करेगा, तो जो आज का यंगस्टर्स है वो कैसे इन लोगों से सीख सके, क्योंकि मोटिवेशनल गुरुज आप देखिए आज कई सारे हैं जो इन्हीं की बातों को बार बार बता रहे हैं, इन्हीं की बातों को दोहरा रहे हैं। लेकिन हाँ, जो आज के यंगस्टर्स है कैसे ये ओरिजिनल इन लोगों से सीख सके, इनकी बातों को जहन में उतार सके और कैसे कंट्रीब्यूट कर सके नेशन बिल्डिंग के लिए, सोसाइटी बिल्डिंग के लिए। और यही अप्रोच हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर भी देखते हैं। तो वही आज प्राइम मिनिस्टर मोदी भी रीइटरेट करते हुए इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट पर। बिल्कुल अरुण, और इसीलिए जो अहम बातें थी जिसका आपने जिक्र किया कि 2047 तक भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर, इस मंत्र को लेकर किस तरह आगे बढ़ा जाए, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग में हुई झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। रक्षा मंत्री ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि घटना में किसी भी भारतीय सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीनी पक्ष को इस तरह की कार्रवाई से परहेज और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन
मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। संसद के शीतकालीन सत्र में आज प्रश्नकाल विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के लगातार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। वहीं हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और अब इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए बाकी खबरों के लिए डीडी न्यूज।